हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी में 612वीं रैंक हासिल करी है। उनका नाम है दिया। हाय दिया, ओनली आईएएस में आपका स्वागत है और आपकी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो दिया, आपने पहले ही अटेम्प्ट में रैंक सिक्योर करी, हाउ यू फीलिंग? I'm grateful. I think I was a bit lucky, and I'm just grateful at this moment that I got it. आपने सोचा था मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लेंगे? मतलब जिस हिसाब से मार्केट में एक ट्रेंड है, एक तरीके का परसेप्शन है कि यूपीएससी बहुत हार्ड एग्जामिनेशन है, किसी किसी को 3 या 4 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। देन यू सडनली केम, आपने हार्ड वर्क किया और आपने एक रैंक सिक्योर कर ली अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो क्या आपका थॉट प्रोसेस था फर्स्ट अटेम्प्ट में? Actually, मुझे इनिशियली लगता था कि प्रीलिम्स वाज इज नॉट माय स्ट्रांग एरिया। तो मुझे लगता था कि अगर प्रीलिम्स हो जाएगा तो मींस आई विल पुल ऑफ समहाउ। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट हो जो भी हो, मैं अपना फुल एफर्ट अगर दूंगी तो शायद हो जाए। तो आई डिड नॉट, ऑफ कोर्स आई डिड नॉट हैव अ गारंटी, बट बैक ऑफ द माइंड मे बी आई हैड अ होप। सो ये आपका आईएएस का या यूपीएससी का जो आपका जो ड्रीम था, आपने गोल सेट किया, तो इसके पीछे पीछे का इंटेंशन या थॉट प्रोसेस या किससे मोटिवेशन लेकर आपने सोचा कि हाँ मुझे भी ये करना है? वो फर्स्ट थॉट कैसे आया? फर्स्ट थॉट तो कॉलेज में आया। आई वाज इन आईआईटी खड़गपुर डूइंग माय बीटेक एंड एमटेक डुअल डिग्री। तो उस वक्त देयर वर लाइक इट्स अ द campus provides us with a plethora of options to explore, starting from data analytics to research, and few people were interested in civil services as well. So I think I started exploring the different options, and I felt that this is the best fit for me because it will allow me to truly be in service of the nation. So I think that factor triggered me, and I was not a person who would be very much attracted to, jumping from one service to another just for the sake of salary and all. I did not have that mindset. So I think uh, I was not inclined towards the private sector as well. ओके। सो दिया, आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो आपने चूंकि पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है, तो आपने कैसे इस पूरे जर्नी स्टार्ट की आपकी? मतलब प्रीवियस ईयर पेपर या फिर सिलेबस आपने देखा, फिर आपने प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई होगी, मेंस की बनाई होगी, तो जर्नी स्टार्टिंग कैसे हुई? वो आपका पहला फर्स्ट स्टेप क्या था? So I did not have complete awareness about this exam. मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस या गाइडेंस नहीं था। तो आई हैड गॉट टू नो अबाउट दिस एग्जाम आल्सो थ्रू इंटरनेट, और मेरा प्रिपरेशन भी थ्रू इंटरनेट ही स्टार्ट हुआ। तो मैंने जो टॉपर स्टॉक्स और उनके ब्लॉग्स करेक्ट। और सिलेबस धीरे धीरे ऐसे ऐसे देखने लगी। मतलब पहले टॉपर स्टॉक देखती हूँ, फिर उसके बाद पता चला कि उनके ब्लॉग्स भी होते हैं जहाँ पे उन्होंने डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करी है, बुक लिस्ट शेयर करी है, और फिर मैंने वो सब देखना स्टार्ट किया। फिर आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी, सिलेबस देखा मैंने, फिर मैंने एक एक करके किताबें खरीदना स्टार्ट किया। इट वाज नॉट लाइक कि मैंने सारी किताबें साथ में खरीद लिया, मैंने कुछ कुछ किताबें खरीदना स्टार्ट किया। और जब मेरे को स्पेयर टाइम मिलता था अलोंग साइड माई बीटेक का पढ़ाई, मैं उसको पढ़ती थी। ये फर्स्ट स्टेप था। सो हम अगर फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स बहुत ही डाइसी हो जाता है, कभी कभी अनसर्टन हो जाता है। आप पढ़ लेते हो, हार्डवर्क भी कर लेते हो, फिर भी कहीं कहीं आप इतना श्योर नहीं हो पाते हो अपने आंसर्स को लेके। तो फिल्म्स को लेके आपकी क्या अप्रोच रही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका मतलब क्लियर था कि हाँ मेरी यही अप्रोच रहनी है, आई विल नॉट गोइंग टू एक्सपेरिमेंट मच? प्रीलिम्स मेरे लिए एक टफ फेज रहा है हमेशा। तो मतलब मैं इनिशियल से ही मुझे पता था कि प्रीलिम्स विल बी अ बैरियर फॉर मी इफ आई डू नॉट पे अटेंशन टू इट। तो और मेरे पास क्योंकि बहुत ही कम समय था, लिमिटेड समय था, तो जैसे लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड स्टडी करना चाहिए। तो इनिशियल डेज में तो इंटीग्रेटेड स्टडी करने की मैंने कोशिश करी, बट लाइक बहुत इनिशियली ही मैंने सोच लिया था कि मैं प्रीलिम्स को बहुत ज्यादा टाइम दूंगी, क्योंकि अगर वो फेज में मैं अटक गई तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, मेरा एक साल वेस्ट हो जाएगा। एंड इफ आई
supposing if I fail in the later stages, still I would have a you can say peace of mind. Okay, I have cleared one stage at least. So maybe, and as I said that I felt that if I'm able to clear prelims, then I'll pull off mains. So मेरा जो strategy रहा है वो है कि whatever notes I could make in the short time that I had, उसी को मैंने पढ़ा और बेसिक चीजें पढ़ा और क्वेश्चन पेपर्स जो मॉक पेपर्स होते हैं उसी को सॉल्व किया मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। और अगर अभी का ट्रेंड जो है प्रीलिम्स का, it has become really unpredictable and like common sense based काफी हद तक, क्योंकि मतलब इवन जो थर्ड अटेम्प्ट में है शायद उनको भी काफी क्वेश्चंस ना आए, तो इट इज अ लेवलर इन वन सेंस। सो आपने की जो प्रिपरेशन थी वो इंटीग्रेटेड थे प्रीलिम्स और मेंस को लेकर, तो आपने अपने नोट्स मेकिंग को कैसे इंटीग्रेशन पे रखा कि हाँ मतलब ये मेरे बेसिक नोट्स होंगे, इसी में मैं प्रीलिम्स के लिए अपने यूजफुल पॉइंट्स निकालूंगी और मेंस के लिए भी इसी में से अपने पॉइंट्स में ड्रॉ करूंगी। तो आपके नोट्स मेकिंग की स्ट्रेटजी कैसी थी? पहले मेरी एक्चुअली पहले मैंने बेसिक बुक्स जब पढ़ना स्टार्ट किया तब मैं क्वेश्चन पेपर देखती रहती थी, जो प्रीलिम्स का है और मेंस का भी वो मैं देखती रहती थी। बट स्टिल मैं बोलूंगी कि मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्रीलिम्स ही रहा था, इट वाज नॉट मेंस ओरिएंटेड एज सच, क्योंकि जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप या ये सब, इसके लिए अलग से नोट्स बनाना पड़ता है, जो कि मैंने प्रीलिम्स के बाद ही किया था। मतलब आई वुडंट सजेस्ट इट टू द फ्यूचर कैंडिडेट्स, ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आई कुड नॉट डू ऑल ऑफ दोस। जो मेरे बेसिक नोट्स थे उसको मैंने ऐसे करने की कोशिश करी कि उसमें प्रीलिम्स में जैसे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सपोज देयर इज अ वर्ड, सपोज हुंडी या कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि एनसीईआरटीज में आइटैलिक्स में लिखा हो, उसको मैं कोशिश करती थी कि मैं नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लूं। और मेंस का जो है वो है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेस बिल्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो तो नोट्स वैसे बनाती थी ताकि वो कॉन्सेप्ट मुझे प्रॉपर्ली समझ आए, वैसे करते। तो जैसे हम देख रहे हैं मेंस में जैसे पेपर 2 है, पेपर 3 है, GS2 GS3 बहुत ही करंट अफेयर डोमिनेटेड है। वो करंट अफेयर को लेकर इंटरनेट में बहुत सारे सोर्सेस हैं, मटेरियल्स हैं, चैनल्स हैं, मतलब एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का आज एक फ्लड आया हुआ है। तो उसको कैसे मैनेज करना, उसको अपना पिक एंड चूज करना, प्रायोरिटी में रखना कि हाँ ये जरूरी है या इसको अवॉइड करना, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपका टाइम भी लिमिटेड था प्रीलिम्स के बाद मेंस के ड्यूरेशन में, तो आपने वो कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग तो पहले से करने की कोशिश करती थी, बट एज एवरीबडी नोज कि द हिंदू का जो वे ऑफ राइटिंग है वो डिफिकल्ट है। इनिशियल फेज में वो डिफिकल्ट लगता है, तो मुझे भी डिफिकल्ट लगता था, बट वो धीरे धीरे आफ्टर 1-2 मंथ्स मैं उससे यूज टू हो गई थी। एंड लेटर ऑन आई स्विच्ड माय फ्रॉम द हिंदू टू द इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि मुझे फिर उस वक्त ऐसा लगा कि द हिंदू में थोड़ा मुझे फील कि इट इज वेरी टेक्निकल एंड वो फ्लो नहीं रहता था। So I moved on to Indian Express, and Indian Express has a very literary way of writing. So they give explain page, even their editorials के ऊपर भी they put quotes. So it's very even if you are not feeling like, you'll still go through the newspaper. So वो मैंने करने की कोशिश करी एक तो, एंड सेकंड ये है कि जो मैंने बहुत ज्यादा सोर्सेस रेफर नहीं किए करंट अफेयर्स के लिए भी। जैसे एक तो होता है कि डेली करंट अफेयर्स, जिसको लोग जो ईयरली कंपाइलेशंस होते हैं या मंथली कंपाइलेशंस उससे पढ़ते हैं, तो वो ही मैंने फॉलो किया, कुछ अलग मैंने इनोवेटिव मैंने उसमें नहीं किया। और जब मेन से जस्ट पहले का टाइम था, उस टाइम पे मैंने जो सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ टॉपिक इन GS2, सपोज CBI वाज इन न्यूज़, तो उस टाइम पे मुझे पता था क्योंकि मैं न्यूज़पेपर देखती रहती थी कि CBI न्यूज़ में है, पर मैंने नोट्स नहीं बनाया था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू जस्ट सिंपली गूगल जो भी मटेरियल मुझे मिलता था उसको मैं GS2 का जो मेरा नोट्स हो रहा था, जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था आफ्टर प्रीलिम्स, जो भी मैंने हाफ बेक नोट्स बनाए थे, तो उसमें मैं ऐड करती गई। तो ऐसे करके मैंने करंट अफेयर जितना हो पाए मैंने कवर करने की कोशिश करी। बट ये कहना जरूरी है कि करंट अफेयर्स कभी कंप्लीट नहीं होंगे, किसी को भी वो
सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैंने पूरा पूरा पढ़ लिया है। तो इसीलिए वो फोकस रहना चाहिए रादर कि एक कोई होलिस्टिक चीज उठाइए और उसको अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। तो बस उसी से आई थिंक जितना हो पाएगा उसी से हो पाएगा। तो दिया, जैसा कि आपका फर्स्ट फोकस था कि फिल्म्स को क्लियर किया जाए, उसके बाद मेंस में लिमिटेड टाइम था, तो आंसर राइटिंग मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, तो वो आपने कैसे मैनेज किया और उसमें आपका अप्रोच कैसा था? कुछ एस्पिरेंट्स मानते हैं कि हम डेली 3-4 आंसर लिखते हैं ताकि उससे आंसर अब बेटर स्ट्रक्चर हो जाए, क्राफ्ट में अच्छा रहे वो, और कुछ बच्चे मॉक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादा मॉक देंगे, एक एग्जामिनेशन हॉल के सिचुएशन में बैठेंगे, तो वो प्रेफर करते हैं। तो आपका अप्रोच कैसा था आंसर राइटिंग को लेकर? सो आंसर राइटिंग जैसे आपने कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी पे मार्क्स मिलता है मेंस में, उसी से रैंक डिसाइड होती है। तो आंसर राइटिंग के लिए मेरा जो एक मुझे पहले से ही पता था कि आंसर राइटिंग मुझे ढंग से करना होगा आफ्टर प्रीलिम्स, क्योंकि मैंने बिफोर प्रीलिम्स ऐसा इतना नहीं किया था। कभी कभी मैंने वो न्यूज़पेपर को पढ़ते वक्त उसी से रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चंस आ जाए तो उसको कभी कभी मैंने प्रैक्टिस किया है, बट स्टिल नॉट इन अ प्रॉपर बुकलेट फॉर्मेट या वर्ड काउंट करके इतना अच्छे से प्रॉपरली कभी नहीं किया। तो मेरा जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसको मैंने करना स्टार्ट किया आफ्टर प्रीलिम। तो मैंने क्या किया कि जो भी टॉपिक्स होते थे मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो ड्यू टू दैट मेरा एक टाइमलाइन तो था ही कि इस टाइम के अंदर मुझे मतलब टेस्ट में बैठना है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट मैंने बस टॉपिक उठा लेती थी जो भी टॉपिक होता था, एंड देन आई यूज्ड टू मेक माय ओन नोट्स एंड ट्राई टू फिगर आउट कि उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं उस टाइम पे प्रैक्टिस एक दो आंसर्स लिख के प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी क्योंकि टाइम इतना पॉसिबल था मेरे पास, क्योंकि 2.5 months भी नहीं था, आई थिंक 2 months 10 days ऐसा कुछ टाइम था। तो हाँ, तो और मैंने तभी जस्ट स्टार्ट किया था। तो मैंने फिर व्हाट आई डिड वाज दैट आई sat for those tests for 3 hours properly, and eventually I started improving my answers by looking at the previous year toppers के answers जो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, उन्हीं का स्ट्रक्चर देखती थी और उसमें से मैं ऐसे लोगों को फाइंड आउट करने की कोशिश करती थी जिनसे मेरा राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा मैच हो, जिनको मैं कॉपी कर पाऊँ, क्योंकि सबका राइटिंग स्टाइल अलग होता है थोड़ा सा। तो जैसे मैं सौम्य शर्मा मैम का कॉपी मैंने फॉलो किया था, और आई थिंक पिछले साल अंकिता जैन मैम थी, उनकी कॉपी मैंने फॉलो किया था। एंड तो फिर मैं सबका अलग अलग वो देख के खुद अपना एक करने की कोशिश। तो दिया, ऐसे को लेके आपका क्या अप्रोच था? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये समझते हैं कि ठीक है जीएस हम पढ़ ही रहे हैं तो जो कंटेंट होगा वो सेम ही होगा, स्ट्रक्चर हम मैनेज कर लेंगे, तो इतना डेडिकेटेड फोकस नहीं रखते ऐसे को, या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डेडिकेटेड उसमें फोकस रखते हैं क्योंकि उनमें उनको लगता है स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ऐसे में, तो आपने कैसे ऐसे को मैनेज किया? मुझे लगता है कि ऐसे का जो नॉलेज बेस है वो डेफिनेटली जीएस से हेल्प होता है, बट दैट इज ओनली आई वुड से 50 to 60% ऑफ इट। क्योंकि अभी जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ के आई थिंक उस ऐसे को जस्टिस देने के लिए पीपल हैव टू प्रिपेयर, ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रिपरेशन हो जाएगा। तो उसके लिए व्हाट आई डिड वाज दैट सिंस आई ऑलरेडी सेड कि मेरा सब कुछ ही आई वेंट थ्रू इन अ हरी, but मेरे को I am inclined towards reading books and all, so I used to read previous year toppers essays। जैसे विक्रम ग्रेवाल सर है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, अगेंस्ट सौम्य शर्मा मैम की बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। देन अपूर्वा मैम करके एक है, उनका भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। So they have written wonderful essays, and if you look at their essays, you will find that they have put material which is not from the GS knowledge base. Suppose they have quoted philosophers, they have quoted anecdotes, they have tried to put quotes, and then and the structure जो है कि मतलब trying to keep the essay always catchy, कि ऐसा नहीं कि 12 पेज पढ़ते पढ़ते इंसान सो ही जाए, वैसा नहीं। तो वो एक पढ़ते वक्त इंसान को लगे अच्छा दिस इज एन इनोवेटिव पॉइंट, तो मैं उसको रेफर करती थी, मतलब मैं पढ़ती थी, एज इन मैंने खुद से ऐसे तब नहीं लिखा था। एंड
maybe 1 or 2 essays I wrote before prelims, and after prelims I wrote 2 papers. I Okay. think yes, 2 papers I wrote. So that means four essays. तो वैसे करके मैं फॉलो करती थी एंड जैसे ऐसे लिखते वक्त भी मतलब आई थिंक ऐसे में मेरे थोड़े बहुत ठीक ठाक मार्क्स है तो अब जैसे कि मैं जो प्रोसेस फॉलो करती थी वो है कि एक तो मटेरियल कलेक्ट करना और दूसरा है कि जब मैं लिखना स्टार्ट करती थी तो मैं ऐसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये डायमेंशंस तो है ही जब जो सबको पता है पेस्टल वो उसके अलावा मैं ऐसे सोचती थी कि सपोज देयर इज अ एनी क्वेश्चन तो मैं उसका ये सोचती थी कि यू नो why like what is the why are we referring to this stuff, what is the essence of this stuff, and uh, how are we going in the future about this stuff. तो इसको सोचने की कोशिश करती थी और जो डायमेंशंस है उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती थी कि ये व्हाई और फिर जो फ्यूचर है वैसे उसके अंदर ये सब टॉपिक्स. So for ethics, any particular strategy? क्योंकि ethics open ended होता है, कोई standard books होती नहीं है. Generally students जो होते हैं वो definition एक लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में examples अपने compile करके रखते हैं. तो ऐसे कुछ strategy ethics के लिए आपने रखी थी? Ethics. अच्छा, ethics के लिए तो वही मैंने जो normal books है वही follow करी थी मैंने. बट फिर उसके बाद ethics के जो keywords है उसी को गूगल कर लिया था मैंने और उसके जो बेसिक मीनिंग है उसको समझने की कोशिश कर रही थी कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. सपोज सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस क्या है. तो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस वो करने की कोशिश कर रही थी. एंड कुछ लेक्चर सीरीजेस है प्रीवियस ईयर टॉपर्स की, मैंने वो भी देखे थे. एंड तो तब मुझे और अच्छे से पता लगा कि इसका ग्राउंड लेवल पे इस सब्जेक्ट का क्या इम्प्लीकेशन है. तो मैंने फिर वैसे करके सोचने की कोशिश करी कि जो ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स है उन्होंने कैसे अप्लाई किया है एथिक्स के वैल्यूज को. और एक डायमेंशन है कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मैंने बहुत भी उसको मतलब मैंने बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि टाइम नहीं था. बट मैं सपोज देयर इज अ क्वेश्चन ऑन सपोज कंपैशन, so then immediately I used to look back to history ki Ramakrishna mission, they have worked with compassion, Swami Vivekananda, so that way. And along with that personal examples अगर लोग इकट्ठे कर पाए तो बहुत अच्छी बात है. मैंने कुछ ही कर पाई थी मैं क्योंकि इतना टाइम नहीं था. बट फिर that is also like very good if you can just give a few examples. जैसे मैंने मतलब I saw in a few papers कि suppose honesty का एक simple example किसी ने लिखा था कि somebody शॉपकीपर ने आपको गलती से ज्यादा पैसे वापस कर दिया और आपने उसको रिटर्न किया. जस्ट छोटे छोटे एग्जांपल्स उसी को जस्ट रिकलेक्ट करिए. तो आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है. एंथ्रोपोलॉजी में एक वाइडली एक्सेप्टेड प्रॉब्लम बताते हैं स्टूडेंट्स की, हम पेपर 2 को पेपर 1 से हमें कनेक्ट करना है या थिंकर्स को हमें अपने आंसर में ज्यादा से ज्यादा कोट करना है. तो वो आपने कैसे मैनेज किया? तो एंथ्रोपोलॉजी पे मेरे मार्क्स 254 है, which is I won't say is a very admirable score, but as a first attempt I would say it's okay. It's like I'm not blaming myself, but जो है कि इस बार एंथ्रोपोलॉजी के मार्क्स has gone down क्योंकि I don't know for what reason, but still दूसरे साल जैसे पीक्स में होते हैं 300 प्लस बहुत लोगों को मिल जाता है, बट इस साल हार्डली कम हुआ इस बार. हाँ, इस बार थोड़ा कम हुआ है. तो आई वुड तो मैंने क्या किया था, मेरा पेपर 1 वाज आई थिंक वाज माय स्ट्रॉन्ग एरिया. पेपर 1 में मैंने जो अलग अलग टॉपर्स के नोट्स है उसी में से मैंने सर्च आउट करके खुद का नोट्स बनाने की कोशिश करी. मैं मतलब खुद अपना पीडीएफ मतलब बना लेती थी और प्रिंट आउट ले लेती थी, तो उसी को मैं पढ़ती थी. एंड ये मैं सारे के लिए नहीं कर पाई, तो मैंने कुछ जितने टॉपिक्स के लिए कर पाई उतने टॉपिक्स में मेरे को लगता है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं. और जो टॉपिक्स मैंने डायरेक्टली बुक से पढ़ के चली गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मुझे लगा कि ओके आई विल जस्ट डू दिस, तो उसमें मुझे लगा है कि आई हैव बीन पेनलाइज्ड. मुझे ऐसा लगा क्योंकि दे रियली वांट कि एक आप मास्टर्स लेवल का आंसर डिलीवर करें, ऐसा नहीं कि जस्ट आप जनरलाइज्ड आंसर्स लिखे, वो नहीं चाहते थे. राइट.
तो दिया आपने अब इस पूरे प्रिपरेशन में रिवीजन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बस मटेरियल कलेक्ट करते हैं, न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, पर रिवीजन पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपको इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी थी, पर साथ में आपको रिवीजन को भी उतना इंपॉर्टेंस देना था, तो वो आपने कैसे बैलेंस बनाया? अच्छा, तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि याद रखना डिफिकल्ट है चीजें, क्योंकि ये राइट। दिस नॉट मैथ्स कि आपको बस फॉर्मूला याद है एंड देन यू विल जस्ट फॉलो द अदर स्टेप्स ऑन योर ओन, वो चीज नहीं होती है। तो रिवीजन के लिए मेरा जो पहला वो स्ट्रेटेजी था वो है कि मैं सोर्सेस को बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं किया, क्योंकि मैंने लिमिटेड सोर्सेस ही पढ़े। मेरे कॉपी के खुद के नोट्स थे, और यहाँ पे कोलकाता में वैसे ज्यादा मटेरियल अवेलेबल भी नहीं है, तो वैसे ही मेरे चीजें रिसोर्सेज लिमिटेड थे। सो व्हाट आई डिड वाज दैट उसको मैं जैसे प्रीलिम्स के पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, एंड मेंस के पहले भी उस जो मटेरियल मैं कलेक्ट कर लेती थी उसी को मैं बार बार पढ़ती थी आइटरेशंस में। इनिशियली पूरे चीज को पढ़ती थी, उसके बाद मैं हाईलाइट करके बस उसी को पढ़ती थी, जो मुझे याद नहीं हो रहा है या फिर जो इम्पोर्टेंट है वैसे रिवाइज करती थी। एंड इफ नीडेड, मतलब मैंने बहुत सारे टेक्निक्स अपनाने की कोशिश करी। एक अवध सिंगल करके सर है, उनका एक टेक्निक था कि यूज टू ही हैड made जितने भी notes, he did not make notes, what he did was that he just made questionnaires for all the subjects। तो वो ओके। भी मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए किए थे, बस क्वेश्चनर्स, ताकि क्वेश्चन देके मुझे आंसर याद हो जाए, मतलब याद आ जाए, सो दैट उससे भी रिवीजन हो सकता है। तो यू कैन लाइक गो अबाउट इन डिफरेंट वेज। रिवीजन करना इज अ लेथार्जिक प्रोसेस, बिकॉज करेक्ट। रीडिंग द ओल्ड थिंग अगेन। सो what I did was that just changing my mode of revision। तो दिया आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, पर जब कोई एस्पिरेंट ये जर्नी स्टार्ट करता है यूपीएससी के लिए, जो गोल सेट करता है, तो एक जनरल परसेप्शन है कि यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, 16-16 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, और किसी एस्पिरेंट्स को 3-3 4-4 अटेम्प्ट ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो दे रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि आपको इस एग्जाम के प्रति कि ज्यादा डरने का उनको जरूरत नहीं है इस टाइप से? मैं ये कहूंगी कि मतलब आप फेल हो पास हो, आपको डरना नहीं चाहिए, ये तो पहली बात है। ये एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल है। इस एग्जाम में अगर आप if you are going coming into this process, then you have to sacrifice a lot of things. So you have to come with the mindset that it is not a one week game or a 1 month game. You Right. have to be in the process for a long time. You have to come with that mindset. चाहे आपका वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो या फिर दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो या वट एवर। सो यू कैनॉट कम विद दिस माइंडसेट कि this is difficult or not, it is not difficult. You just have to keep your focus ki why you want to join these services, and just stay true to your small targets. Don't make it a like a huge thing. जैसे जब मैं हर स्टेज पे जा रही थी तब मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में ये एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, where I am going, I left my placements, you know, I had better opportunities maybe there, so I also did not know what I had left. So the only thing that motivated me was that, you know, my daily targets, whatever I set, whether I'm able to fulfill that, क्योंकि अगर मुझे if I am satisfied कि I have given my 100% whatever I could, I would not have a regret. So my first attempt में जो भी है, I would tell them give your best attempt. First attempt में try to give your best attempt, and try to just not listen to too many people जो आपके सराउंडिंग्स में है कि यू नो मेकिंग अ हाइप अबाउट दिस एग्जामिनेशन कि दिस विल गिव दिस एंड दैट, वो सब नहीं, जस्ट आपको क्यों चाहिए उसी पे आप ध्यान दीजिए, और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, एंड गिव योर बेस्ट इनपुट। आप खुद खुश है तो सब आई थिंक एवरीथिंग एल्स विल फॉलो इन। दिया एक और प्रॉब्लम फेस करते हैं जनरली एस्पिरेंट्स कि वो पढ़ते हैं, कभी मॉक में लो स्कोर आ जाता है, या कभी कभी सेल्फ डाउट हो जाता है कि क्लियर होगा या नहीं होगा। इस थ्रू आउट जर्नी में अपने आप को अपलिफ्ट फील करते रहना, मोटिवेटेड फील करते रहना, वो आपने कैसे किया, मैनेज किया? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये बहुत बहुत बार फेस किया है, एंड आई थिंक हर एस्पिरेंट फेस करता है, हर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स भी फेस करते हैं जो सेल्फ डाउट होता है।
तो स्पेशली एक मॉक में अगर आपको लो स्कोर मिल जाए तो आई थिंक योर डे इज डन फॉर द डे। तो मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। और जब भी मुझे लो स्कोर मिलता था तो आई यूज्ड टू इवन लूज द मोटिवेशन टू लुक इनटू द आंसर कीज एंड जस्ट लुक इनटू द सोल्यूशन। मैं इतना डिमोटिवेट हो जाती थी पहले। फिर मैं उस चीज को एक मैकेनिकली एक प्रोसेस की तरह देखने लगी कि सपोज आई हैव गिवन अ हिस्ट्री टेस्ट एंड आई गॉट लो स्कोर्स, so I used to look at my flaws कि क्या मेरी गलतियां है, and then I tried to come out of those and give another test a few days later, and then तब मेरे अगर अच्छे मार्क्स आ जाते थे तो मुझे वो मोटिवेशन फिर से मिल जाता था कि ओके ओके। तो वो एक साइकिल है कि आप कभी हाई फील करेंगे कभी लो फील करेंगे, बट वो है कि आपके साथ अगर जो आपके क्लोज फ्रेंड्स है, आपके फैमिली मेंबर्स है जो आप में बिलीव करते हैं, ये नहीं कि जो आपसे मतलब नॉट एनी रैंडम पीपल, बहुत ही वेल निट क्लोज ग्रुप हो, उसी से आप हेल्प ले। और उनका उनका ही आई थिंक बहुत ज्यादा मेरे केस में रोल रहा है। एंड आई हैव बीन इवन अंडर यू नो मेडिकल हेल्प अगर आपको चाहिए तो you should go for it. You should not be like कि अगर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगी। Just make mental health issues are normal. Very true. So Diya, it was very nice talking to you, and it is very valuable lesson for those aspirants who's giving their first attempt. And first of all, very congratulations to you again, and best of luck for your future endeavor. Thank you so much. Thank you, Diya.